सारिका ने मम्मी पापा को सहारा देकर कार से उतारा, फिर उनके आगे आगे मकान की तरफ बढ़ी। मकान सन्नाटे में डूबा था, उसके आगे धूल और गंदगी का साम्राज्य था, जैसे महीनों से वहां सफाई नहीं की गई थी। सच भी था, ये मकान लगभग 1.5 महीने से बंद पड़ा था। सारिका ने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला। मकान के अंदर का हाल भी बहुत बुरा था। बंद रहने के बावजूद सारी चीज़ों पर धूल पड़ी हुई थी और नमी के कारण एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मम्मी पापा को सोफे पर बैठाकर सारिका कुछ सोचने लगी। उसके मम्मी पापा तो जैसे गूंगे और बहरे हो गए थे। वे बिल्कुल संज्ञा शून्य थे, आंखें खोई खोई थीं और वे सोफे पर गुड्डी गुड़िया की तरह अविचल बैठे हुए थे। सारिका ने जल्दी जल्दी मम्मी पापा के कमरे की थोड़ी बहुत सफाई कर दी, फिर उन्हें उनके कमरे में बैठा कर बाई को फ़ोन कर उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। मम्मी पापा तब तक चुपचाप बैठे रहे। पापा, आप अपने को संभालो, इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी, आप लेट जाओ, मैं बाहर से दूध ब्रेड लेकर आती हूँ, तब तक बाई आ जाएगी, फिर आगे क्या करना है सोचा जाएगा। सारिका के बाहर जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा वैसे ही निश्चल बैठे रहे, परंतु अंदर से वे दोनों ही बहुत अशांत थे। उनके हृदय में एक तूफान मचल रहा था, दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहे थे उन्हें किस पाप की सज़ा मिली थी। जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उन्हें हवालात के पीछे पहुंचा सकता था, फिर भी उन्हें सज़ा मिली थी। 1 महीने तक वह पत्नी और बेटे के साथ जेल के अंदर रहे थे। आज जमानत पर छूटकर घर आए थे। बेटा अभी भी बंद था। उनके दिमाग में एक जैसे विचार घूम रहे थे। कैलाश और पार्वती का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। दोनों ही सरकारी सेवा में थे। संतानें भी 2 ही थीं। बड़ी बेटी सारिका की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी थी। दामाद विनय एक अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। बेटी भी ससुराल में सुखी थी। उनका बेटा हिमांशु एमटेक करने के बाद नोएडा की एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने लगा था। कहीं कोई दुख और प्रभाव उनके जीवन में नहीं था। बेटे की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें चलने लगी थी। कैलाश और पार्वती अच्छी लड़की की तलाश में थे, परंतु शादी के पहले अच्छी बुरी लड़की का पता कहाँ चलता है। हिमांशु की शादी एक रिश्तेदार की बेटी कंचन से हो गई, परंतु जैसे बेटे की शादी के बाद से ही कैलाश के सुखमय परिवार में राहु केतु की कुदृष्टि पड़ गई। जिस लड़की को अच्छी बहू समझकर वह घर में लाए थे, उसने ससुराल की चौखट में कदम रखते ही अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया। कैलाश का परिवार बहुत शांति प्रिय था। घर का कोई भी सदस्य ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात थी, परंतु बहू ने घर में आते ही घर के शांत माहौल को आग लगा दी। घर के अन्य सदस्य उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते, परंतु कंचन हर घड़ी उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालती रहती थी। कंचन को पता नहीं क्या परेशानी थी, कोई नहीं समझ पा रहा था। घर के किसी काम में वह हाथ नहीं बटाती थी, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। हिमांशु के दफ्तर जाने के बाद भी वह अपने कमरे से कम ही निकलती थी। सास से नाक भौं सिकोड़कर बात करती। पार्वती बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। वह सोचती बहू नए घर में आई है, नए लोग और नए माहौल में शायद समन्वय नहीं बिठा पा रही होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। परंतु सब कुछ ठीक नहीं हुआ। कंचन ने साफ साफ कह दिया वह घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाएगी। वह घर की बहू थी, नौकरानी नहीं। सबने एक दूसरे का मुंह देखा और बिना कुछ बोले जैसे सब कुछ समझ गए। कंचन आलसी और कामचोर थी, परंतु अपने पेट के लिए तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी मेहनत करते हैं। आखिर कंचन को कब तक कोई बनाकर खिला सकता था। इसके बाद भी सभी आश्वस्तित थे कि कंचन एक दिन दुनियादारी का निर्वाह करेगी। कैलाश आदतन सवाल कम करते थे, परंतु पार्वती ने हिमांशु से पूछा, बहू ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं। हिमांशु ने मुंह लटकाकर कहा, बेटा तुम उसके पति हो, उसके दिल को टटोल कर देखो। शादी में उसकी भी मर्जी थी, फिर क्यों घर में अशांति फैला रही है? ठीक है, पता करूंगा, कहकर उसने बात को टाल दिया। परंतु बात टली नहीं, बल्कि और बिगड़ती गई। अब रात में हिमांशु के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। इन आवाज़ों में कंचन की आवाज़ ही सबसे प्रमुख होती। हिमांशु का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह किसी से लड़ाई कर सकता, न उसके संस्कारों में उसे मारपीट करना सिखाया था। फिर कंचन के चीखने चिल्लाने का कारण क्या था? कैलाश और पार्वती की समझ में कुछ नहीं आता, परंतु उनके मन में भय बरसने लगा था। क्या हिमांशु की कंचन के साथ शादी करके उन्होंने कोई गलती की थी? परिवार में रोज रोज की कलह कोई अच्छी बात नहीं थी। अभी अवसादग्रस्त रहने लगे थे। हिमांशु माँ बाप से कोई बात नहीं बताता था, पता नहीं क्यों। आखिरकार कैलाश और पार्वती ने तय किया कि वही बेटे से बात करेंगे। अगले रविवार को सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। कंचन उनके साथ ना नाश्ता करती थी, ना खाना खाती थी। हिमांशु उसका नाश्ता उसके कमरे में दे आता था। बेटा तुम कुछ बताते नहीं हो, आखिर बहू को इस घर से या हमसे क्या परेशानी है? हम तो उसे एक शब्द भी नहीं कहते, वह अपने मन की करती है, फिर तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इतना कहकर पार्वती चुप हो गई। कैलाश ध्यान से
हिमांशु का मुंह ताक रहे थे। हिमांशु ने अपना हाथ रोककर कहा, मम्मी मैं स्वयं हैरान और परेशान हूँ। वह कुछ बताती ही नहीं, बस बात बात में गुस्सा करना और बात को बढ़ाते चले जाना उसका स्वभाव है। मैं चुप रहता हूँ तब भी चिल्लाती रहती है। क्या वह स्वभाव से ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी है? हो सकता है, परंतु हम कुछ भी तो ऐसा नहीं करते जिससे उसे गुस्सा आए। कुछ समझ में नहीं आता। कैलाश ने पहली बार अपना मुंह खोला। क्या मैं उससे बात करूं? कर सकते हैं, परंतु वह बहुत बदतमीज है। जब मेरी नहीं सुनती, जो आपकी क्या सुनेगी? कहीं गुस्से में आपकी बेइज्जती न कर दे, हिमांशु ने कहा। तो फिर उसके मम्मी पापा से बात करके देखते हैं, कुछ तो उसके स्वभाव के बारे में पता चले। कैलाश ने आगे सुझाव दिया, देख लीजिए जैसा आप उचित समझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हर क्षण यही भय बना रहता है कि पता नहीं किस बात पर वह भड़क जाए। सच, हिमांशु मानसिक रूप से बहुत परेशान था। कंचन के सारे प्रत्यक्ष प्रहार वही झेलता था। पार्वती और कैलाश उसे बस धीरज बंधा सकते थे। कैलाश ने फोन पर कंचन के पिता दिनेश से बात की। कंचन के व्यवहार के बारे में विस्तार से बताने के बाद पूछा, भाई साहब, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसे कोई कष्ट हो, परंतु पता नहीं उसे किस बात की तकलीफ है कि हर पल झगड़े के मूड में रहती है। दिनेश जी ने बताया, भाई साहब, कंचन बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की है। हर काम में अपनी मनमानी चलाती है, चीख चिल्लाकर अपनी ही गलत सही बात मनवा लेती है। हमने सोचा था शादी के बाद ठीक हो जाएगी, परंतु भाई साहब, हम तो उसे किसी बात के लिए नहीं टोकते, ना उसे कुछ करने के लिए कहते हैं। हमारा बेटा तो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता, फिर भी, और वह कुछ बताती भी नहीं। कुछ कहे तो हम उसके मन की बात भी समझे। किसी दिन मैं पत्नी के साथ आकर उसे समझाऊंगा, कहकर दिनेश ने बात समाप्त कर दी। अगले सप्ताह दिनेश पत्नी के साथ कैलाश के घर आए। उन्होंने अकेले में कंचन से बात की और दोपहर का खाना खाकर चले गए। उनके जाते ही जैसे घर में तूफान आ गया। कंचन ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, आप लोग क्या समझते हैं अपने को? मैं क्रोधी हूँ, जिद्दी हूँ, झगड़ालू हूँ? तो आपको क्या? ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे नहीं बदल सकती। अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है तो अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करके आपने अच्छा नहीं किया। कंचन के वाक्यवार सीधे कैलाश और पार्वती के ऊपर चल रहे थे। पार्वती और कैलाश ने एक साथ आंखें फैलाकर कंचन को देखा। मन में लज्जा और गिलानी का भाव भी उपजा। ये उनकी बहू थी, कैसा सम्मान दे रही थी उन्हें। उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। आज तक उससे ओछी बात नहीं की थी, परंतु वह पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी उनसे। उनकी क्या गलती थी? बस यही ना कि वह उनकी पुत्रवधू थी। अगर उसे इस घर में ब्याह कर नहीं आना था तो न आती, मना कर देती। उन्होंने कौन सी जबरदस्ती की थी? ब्याह में उसकी भी सहमति थी। कैलाश ने कुछ कहना उचित नहीं समझा, परंतु पार्वती से पति का अपमान सहन नहीं हुआ। थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, बेटा तू बेजान गुड्डे की तरह बैठा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये किस तरह हमारी इज्जत उतार रही है? किस जन्म का बदला ले रही है ये? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? हिमांशु को माँ की बात से दुख हुआ। उसने मन में साहस की और कुछ तेज आवाज में कहा, कंचन, मम्मी पापा से इस तरह बात करते हैं? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मम्मी पापा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह रे श्रवण कुमार, कंचन ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा। आज पहली बार देख रही हूँ मुंह में जबान भी है तुम्हारे। कल तक तो मेरे सामने मिमियाते रहते थे। हिमांशु को क्रोध आ गया। कंचन, अपनी सीमा पार मत करो। कल तक बात मेरी और तुम्हारी थी, आज तुमने मम्मी पापा को गाली दी है, उनका अपमान किया है, वह भी अकारण। मेरी समझ में नहीं आता तुम बेवजह घर में झगड़ा क्यों करती रहती हो? इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? परंतु एक बात समझ लो, तुम्हारे कर्म तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। एक दिन तुम पछताओगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? कंचन ने उसे चैलेंज किया। मैं क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता, परंतु शांत जल के अंदर हलचल नहीं होती, उसमें लहरें नहीं उठती, ये कभी मत भूलना। ओह, तो तुम मुझे तूफान की धमकी दे रहे हो? यही तो मैं चाहती हूँ, तूफान आए और तुम सब उसकी चपेट में आकर तहस नहस हो जाओ। उन सभी के मुख पर जैसे ताले पड़ गए। उनकी चुप्पी से कंचन और ज्यादा क्रोधित हो गई। तूफान तो मैं लाऊंगी तुम सबकी जिंदगी में, देखना मैं क्या करती हूँ। और वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक सूटकेस लेकर निकली। तब तक सभी ड्राइंग रूम में दहशत से भरे एक दूसरे का मुंह देखते हुए खड़े थे। कंचन बाहर निकली तो हिमांशु ने पूछा, कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें जहन्नुम में भेजने का इंतजाम करने जा रही हूँ, तैयार रहना। और वह तमतमाती हुई चली गई। किसी की हिम्मत न हुई कि उसे रोक ले। रोकने से भी क्या रुकती, परंतु वह सब डर गए थे कहीं मर वर न जाए और उसे मारने का इल्जाम उनके ऊपर आ लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सलाह की कि क्या किया जाए। सबसे पहले कैलाश ने दिनेश को फ़ोन करके बता दिया कि कंचन घर छोड़कर चली गई है, मगर अब तक वह अपने मायके नहीं पहुंची थी। इसके बाद वह देर तक माथापच्ची करते रहे कि आगे क्या किया जाए, परंतु किसी को आगे की कार्रवाई समझ न आई। सो अभी ये सोचकर चुप होकर बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा। शाम होते ही स्पष्ट हो गया कि उन पर क्या विपत्ति आई थी। कंचन ने उनके जीवन में भयानक तूफान खड़ा कर दिया था। शाम 6 बजे के लगभग
लगभग स्थानीय थाने से 2 पुलिस वाले उनके घर आए थे, एक हवलदार, दूसरा सिपाही। हवलदार ने पहले उनके नाम पूछे, फिर कहा, आप तीनों को थाने चलना पड़ेगा। तीनों ने पहले शंकित और भयभीत दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। फिर हिमांशु ने थोड़ा साहस बटोरकर पूछा, क्यों? आपकी पत्नी ने आप लोगों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है, दरोगा साहब ने बुलाया है, बाकी पूछताछ वहीं करेंगे। उनके ऊपर तो जैसे गाज गिर गई थी। ये कौन से कर्मों की सजा उन्हें मिल रही थी? कंचन को उन्होंने कभी टेढ़ी नज़र से भी नहीं देखा और उसने अपने सास ससुर और पति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। थाने जाने से पहले उन्होंने बेटी सारिका और दामाद विनय को फ़ोन करके सब बता दिया कि उन पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। उनके थाने पहुंचने के थोड़ी देर बाद सारिका और विनय भी थाने पहुंच गए थे। उनको दरोगा ने बैठने के लिए कह दिया था। पूछने पर बस इतना बताया था कि कंचन ने उनके खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, हिंसा और अत्याचार का मामला दर्ज करवाया था। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। रात 10 बजे तक वह लोग थाने में बैठे रहे, परंतु उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। बस उन्हें बताया कि पार्वती, कैलाश और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये उन तीनों के लिए ही नहीं, सारिका और विनय के लिए भी बहुत बड़ा आघात था। पार्वती, कैलाश और हिमांशु को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया था। सारिका और विनय घर आ गए। रात में बेचारे वे क्या कर सकते थे। अगला दिन भी उनके लिए कोई सुखदायी नहीं रहा। पुलिस ने तीनों लोगों को अदालत में पेश कर एक के दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया था ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके। विनय ने एक वकील के माध्यम से उनकी जमानत की अर्जी डलवाई, परंतु उसकी सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख दे दी गई। पुलिस रिमांड खत्म होते ही पार्वती, कैलाश और हिमांशु को तीसरे दिन फिर से कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उन्हें जेल भेजने की मांग की। बचाव पक्ष की तरफ से उनकी जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई हुई, परंतु दूसरी पक्ष के वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया। कंचन का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका था। उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शादी के दूसरे दिन से उसके सास ससुर और पति उसके ऊपर शारीरिक अत्याचार करते थे। हालांकि उसने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि उसके साथ मारपीट का कारण क्या था। फिर भी मामला संदिग्ध था, इसलिए किसी भी मुलजिम की जमानत स्वीकार नहीं की गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में कई लोगों के बयान थे, परंतु किसी के बयान स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया था कि कंचन के साथ मारपीट जैसा कोई मामला हुआ था। उसके माता पिता ने भी इस संबंध में अब अनभिज्ञ प्रकट की थी। साक्ष्य कमजोर होते हुए भी पार्वती और कैलाश की जमानत में 1.5 महीने लग गया। इसका प्रथम कारण ये था कि अदालत में उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका था। दूसरे, कंचन ने धारा 164 की CRPCS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ खाकर बयान लिखवाया था कि उसके साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी, उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। कई तारीखों में बहस हुई। अंत में सत्र न्यायालय में उनकी जमानत की अर्जी की सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश ने आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्यों पर विचार किया, दोनों पक्षों के तर्क सुने और अंत में ये निर्णय किया कि पार्वती और कैलाश के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि उन्होंने कंचन के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक अत्याचार किया हो। तब जाकर के उनकी जमानत स्वीकार की जाती है। हिमांशु के बारे में जज ने कहा, चूंकि मामला पति पत्नी का है और उनके बीच क्या गड़बड़ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, सो उसकी जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। मुकदमा चलता रहेगा। आज जमानत पर पार्वती और कैलाश घर आए थे। सारिका दूध और ब्रेड लेकर आई तो पार्वती और कैलाश की विचारधारा को विराम मिला। पिछले 1.5 महीनों के दुर्दिनों की अंत कथा उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। सारिका ने चाय बनाई, तीनों के साथ साथ चाय पी। चाय खत्म हुई तो बाई आ गई। वह उदास सी खड़ी पार्वती और कैलाश को देख रही थी। कई सालों से वह उनके घर में काम कर रही थी, अच्छी तरह उन सबके स्वभाव से परिचित थी। उनके ऊपर आई विपत्ति से वह परिचित थी। उसे दुख था कि प्रकृति भी अच्छे लोगों के परेशान करती है, उन्हें कष्ट देती है। सारिका ने उससे कहा, माला किचन में थोड़ा चाय बची है, उसे गर्म करके पी लो, फिर घर की सफाई करो, मैं तब तक खाना बना लूँगी। दीदी चाय मैं बाद में पी लूँगी, पहले घर की सफाई करती हूँ, बहुत गंदा हो गया। ठीक है। फिर सारिका ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों तब तक नहा धो लीजिए, विनय ऑफिस से होकर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह विनय उनके साथ ही था। सारिका को मम्मी पापा के साथ घर भेजकर वह ऑफिस चला गया था। विनय आया तो सभी लोगों ने साथ साथ खाना खाया। खाते समय आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया। पार्वती ने पूछा, आगे क्या होगा? मुकदमा चलेगा, पर उसकी चिंता नहीं है। हमें सबसे पहले हिमांशु की जमानत करवानी होगी। कैसे होगी? हिमांशु हमारे पास
हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, पार्वती ने मायूसी से कहा। मारपीट का सबूत तो कंचन के पास भी नहीं है, सारिका ने तर्क दिया। सही है, परंतु नवविवाहिता है, उसी ने मुकदमा लिखवाया है। जब तक हम कोई सबूत नहीं देंगे उसी की बात सच मानी जाएगी। ये तो गनीमत समझो कि उसने हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वरना कभी जमानत ना हो पाती। तो फिर अब क्या होगा? पार्वती ने ही पूछा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वकील का कहना है कि कंचन के बयान से ये स्पष्ट नहीं है कि हमारा उसके साथ मारपीट करने का क्या कारण है। केस की यही कमजोर कड़ी हमारे पक्ष में जाएगी। परंतु बेटा, मुकदमा तो ना जाने कितना लंबा चले, इतनी जल्दी फैसला कहाँ आएगा? तुम हिमांशु की जमानत के लिए कुछ करो। मम्मी, आप इन जैसी शातिर लड़कियों को नहीं जानती, विनय ने हंसकर कहा। जब माँ बाप पर इनका जोर नहीं चलता तो ये ससुराल के लोगों को परेशान करती हैं। घरेलू हिंसा और दहेज का मुकदमा दर्ज करवाकर ये पति से अलग हो जाती हैं। फिर माँ बाप भी अपनी मर्जी इन पर नहीं चला पाते और तब ये अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती हैं। कंचन को उल्टी पट्टी पढ़ाने में अवश्य उसके प्रेमी का ही हाथ होगा, सारिका ने कहा। हम कंचन का प्रेमी का पता लगा चल जाए तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। हाँ अवश्य, परंतु पता कैसे चलेगा? कंचन के माँ बाप तो बताएंगे नहीं, तुम पता करो कैसे भी, पार्वती ने उत्साह से कहा। जैसे अभी सब कुछ सुलझ जाएगा मैं तो पता नहीं कर पाऊंगा, किसी प्राइवेट जासूस की सेवा लेनी पड़ेगी। तो जल्दी करो बेटा। प्राइवेट जासूस बहुत कुशल था, 1 सप्ताह के अंदर ही उसने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ला कर दी। केवल रिपोर्ट ही नहीं दी, साथ में सबूत भी दिए। कंचन की कॉल डिटेल्स और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ साथ कंचन के साथ उसके प्रेमी की तस्वीरें भी प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को देखकर सबके हृदय को भारी धक्का लगा कि एक लड़की अपने प्रेम के लिए किस तरह माँ बाप की इज्जत और अपना दाम्पत्य जीवन चौपट कर सकती है। कंचन इसकी बहुत अच्छी मिसाल थी। रिपोर्ट से ये साबित हो गया था कि कंचन किसी लड़के को प्यार करती थी, परंतु जाति अलग होने के कारण उसके पिता उसके साथ कंचन की शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। कंचन का प्रेमी कोई अच्छा काम भी नहीं करता था, वह किसी कैटरिंग वाले के यहाँ काम करता था और किसी शादी ब्याह में कंचन से उसकी जान पहचान हुई थी। समझ में नहीं आता लड़कियां किस प्रकार प्रेम में अंधी हो जाती हैं कि उन्हें अपने पारिवारिक मर्यादा और स्वयं के भविष्य का ख्याल नहीं रहता। हिमांशु की जमानत के लिए रास्ता आसान हो गया था। विनय ने सारे सबूत अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमा करवा दिए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 सप्ताह की तारीख दी थी। पार्वती और कैलाश बहुत हैरान थे। कितने अरमानों से उन्होंने बेटी की शादी की थी, अपने व्यवहार और चरित्र से एक सुखी परिवार की स्थापना की थी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए थे कि गलती से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, परंतु फिर भी उन्हें ऐसी बहू मिली थी जिसके लिए एक घटिया लड़के का प्यार महत्वपूर्ण था और उसका प्यार पाने के लिए वह अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को भी आग में झोंकने पर आमादा थी। उन्हें जेल की यातना परेशान नहीं कर रही थी, उन्हें तो कंचन का व्यवहार परेशान कर रहा था। क्या इसके बाद वे किसी लड़की पर भरोसा कर सकेंगे, उसे बहू बनाकर अपने घर में ला सकेंगे? 1 सप्ताह बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो पार्वती, कैलाश, विनय और सारिका कोर्ट में मौजूद थे। कंचन भी अपने वकील और माँ बाप के साथ आई थी। उसके वकील को प्रतिवादी पक्ष का नोटिस मिल चुका था। हिमांशु के वकील ने एक एक सबूत जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए तब सबकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। स्वयं न्यायाधीश हैरान थे। कंचन और उसके माँ बाप सिर झुकाए एक तरफ खड़े थे। उनके वकील की बोलती बंद थी। भले ही उसके सारे सबूतों को झूठ और गढ़ा हुआ बताया था, परंतु सच को चीखने की आवश्यकता नहीं होती। कंचन और उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ने सारी साजिश से पर्दा उठा दिया था। कंचन ने अपने प्रेमी की सलाह पर ससुराल वालों पर मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। कंचन के वकील ने तर्क किया, मी लॉर्ड, ये सब सबूत झूठे हैं और जानबूझकर फैब्रिकेट किए गए हैं। इनकी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है। इनको रिकॉर्ड पर लेकर माननीय न्यायालय अपना समय बर्बाद कर रहा है। इनकी बिना पर मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो? अगर हाँ तो वादी और उसके तथाकथित प्रेमी की आवाज़ के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। इस पर वकील ने कंचन और उसके माँ बाप की तरफ देखा। कंचन तो अपना सिर इस तरह नीचे झुकाए खड़ी थी जैसे किसी ने उसके ऊपर थूक दिया था। उसके माता पिता ने इनकार में सिर हिला दिया। वकील ने उनके पास आकर पूछा,
जांच करवाने में क्या हर्ज है। कंचन के पिता ने कहा, मैं जानता हूँ ये सारे सबूत सही हैं। आगे जांच करवाकर मैं और फजीहत नहीं करवाना चाहता। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। हालांकि कोई वकील ऐसा नहीं चाहता, वह किसी न किसी तरीके से मामले को बढ़ाते रहना चाहता है, लेकिन ये उसका तर्क किसी काम नहीं आया। कंचन के पिता से स्वयं न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपको मुलजिम की जमानत पर कोई ऐतराज़ है? नहीं मिलॉर्ड, वादी का क्या कहना है? कंचन थोड़ा आगे बढ़कर बोली, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु मैं अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती। ये बात मुकदमे के दौरान कहना। आज केवल प्रतिवादी की जमानत की सुनवाई हो रही है। कंचन ने सहमति दे दी। कोर्ट ने हिमांशु की जमानत मंजूर कर ली। शाम को वह जेल से छूटकर घर आ गया। अब सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ हो थीं। आसमान से धुंध छट चुकी थी। कंचन के असमान व्यवहार का कारण पता चल गया था। कैलाश के परिवार के पास ऐसे सबूत आ गए थे कि वह अगली 2-3 सुनवाई में मामले में बाइज्जत बरी हो सकते थे। मामले में बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं थे। कंचन का बयान अहम था, परंतु सबूतों के मद्देनज़र उसके बयान की धज्जियां उड़ जाएंगी। कैलाश को कंचन के माता पिता की चुप्पी खल रही थी। वह उनसे बात करना चाहते थे। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी और क्रोधी है, हर प्रकार से अपनी बात मनवा लेती है, तो फिर उनके बेटे से शादी करके उन्हें क्यों मुसीबत में डाला। शादी भी हो गई तो क्यों नहीं अपनी बेटी को समझा पाए। घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने के बाद भी उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। अपनी बेटी का ही पक्ष लेते नजर आए। कैलाश ने दिनेश को फ़ोन किया, भाई साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? दिनेश ने शर्मिंदगी के साथ कहा, भाई साहब, मुझे खेद है कि कंचन की वजह से आपके परिवार को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। आप चाहते तो ये मुसीबत कम हो सकती थी। कैलाश ने कुछ तल्खी देने के साथ कहा, मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर बर्बादी के गड्ढे में नहीं धकेल सकता। वह जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उसकी ना तो कोई सामाजिक हैसियत है, ना कोई अच्छा कमाने खाने वाला है। आप मुझे तो अपने दिल की बात बता सकते थे, कैलाश ने कहा। भाई साहब, शादी ब्याह में कौन माँ बाप अपनी बेटी के प्रेम के बारे में बताता है? ये सब बातें तो छिपाई जाती हैं, परंतु मुझे नहीं पता था कि कंचन उस लड़के के बहकावे में आकर इस हद तक गिर जाएगी। उसे तलाक चाहिए था तो और भी तरीके थे। आपके खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे ये झूठा मुकदमा दर्ज कराने से तो रोक सकते थे। इसी बात का तो मुझे मलाल है। वह आपके घर से निकल कर किसने के बाद सीधे थाने गई थी। मुकदमा दर्ज करवा कर ही घर आई थी। मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, अब आपके शर्मिंदा होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। आपके ऊपर जो कीचड़ उछलना था वह उछल चुका। हमारे जीवन में जो कष्ट लिखे थे वह हम भुगत चुके। अब सोचिए आगे क्या करना है। आपकी बेटी क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? दिनेश ने बहुत विनम्रता से पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुकदमा ख़त्म होगा तभी कुछ विचार करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इतना कष्ट झेलने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद, क्या हम इतना उदार होंगे कि कंचन को अपने घर की बहू बनाकर रख सकें? हाँ भाई साहब, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, परंतु आप बहुत उदार हैं, क्षमाशील हैं। कंचन की नादानी को भूलकर उसे माफ़ कर सकते हैं। उसने अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु आप चाहेंगे तो दिनेश ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। आप एक बार कंचन से बात करके देखिए। अगर वह तलाक चाहती है तो हम सहर्ष उसे देने के लिए तैयार हैं। अगर वह आपके घर जाना चाहे तो वह जो भरी अदालत में कह चुकी है हमारे यहाँ नहीं आना चाहती, फिर भी हमें हिमांशु से बात करनी होगी। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बार हम उसकी ज़िंदगी नर्क बना चुके हैं, दोबारा उसे नर्क में नहीं धकेल सकते हैं। ठीक है, हम कंचन से बात करके 1-2 दिनों में आपसे मिलते। उचित अवसर पर दिनेश ने कंचन को समझाते हुए कहा, बेटा, अपने भविष्य के लिए तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुमने देख लिया कि अब तुम मुकदमा नहीं जीत सकती। झूठे तथ्यों के आधार पर तुम्हें हिमांशु से तलाक भी नहीं मिल सकता। अगर वे देना चाहेंगे तभी ये संभव है।
परंतु इतनी मक्कार और फरेबी के बाद भी क्या तुम्हें अकल नहीं आएगी कि इज्जतपूर्ण वैवाहिक जीवन अच्छा है या सारे नाते रिश्ते को तोड़कर एक अजनबी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना। प्रेम विवाह में जीवन की कठिनाइयां बाद में दिखाई देती हैं। माता पिता की सहमति से तय वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते तलाशे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में पति पत्नी ही इन्हें दूर कर सकते हैं। कोई और रिश्तेदार उनके बीच में नहीं आता। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। कंचन मानसिक रूप से परेशान थी। वह समझती थी कि लड़ाई झगड़े से मामले सुलझ जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से तलाक मिल जाता है। यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया था। उसकी सारी गोटियाँ उल्टी पड़ गई थीं। कुछ भी आसान नहीं लग रहा था। कोर्ट में मामला पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तब तक वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी। उसका प्रेमी कब तक उसका इंतजार करेगा। वह समझती थी सब कुछ ढका छिपा रहेगा और घरेलू हिंसा की आड़ में उसे तलाक मिल जाएगा, परंतु उसकी सारी पोल खुल गई थी। अब अगर वह अपने मामले को वापस ले लेती है तब भी हिमांशु से तलाक लेने का उसके पास कोई आधार नहीं बनता। उसका मामला झूठा साबित हो गया था। मांगने से क्या हिमांशु उसे तलाक देगा। उसे और उसके माता पिता को जेल भिजवाकर उसने अच्छा तो नहीं किया था, परंतु यही बात उसके पक्ष में जाती थी। उसके कर्म को देखते हुए शायद वह उसे तलाक दे दे। हिमांशु उसके साथ बाकी जीवन क्यों व्यतीत करेगा। क्या उसे माफ़ कर देगा। ऐसा भला कौन होगा जो कंचन की गलती को माफ़ कर सकता था। उसे अभी भी आशा की किरण नजर आ रही थी। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसने पापा से कहा, इतना सब होने के बाद क्या मैं हिमांशु के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। लगता तो नहीं है, परंतु अगर तुम स्वयं को सुधार सकती हो तो मैं समझता हूँ कि कैलाश जी का परिवार तुम्हें माफ़ कर देगा। वह बहुत अच्छे लोग हैं। वह सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर वह मुझे तलाक दे दे। दिनेश ने आंखें चौड़ी कर उसे देखा। प्रेम का भूत अभी तक तुम्हारे सिर से नहीं उतरा पापा। आपने शादी के पहले मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे इतना प्रपंच करना पड़ा। अब मेरी सुन लीजिए, शायद बात बन जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं हिमांशु के साथ खुश रहूंगी। मैंने उसे इतना कष्ट दिया है, उसके माँ बाप को जेल भिजवाया है। ऊपर से भले वे लोग कुछ ना कहें, परंतु अंदर से कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम नहीं सुधरोगी। दिनेश गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। कंचन की मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कैसी बेटी उन्होंने जनी थी। वह अंदर ही अंदर गुस्से से उफन रही थी, परंतु कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। बेटी उन्हें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। घर का माहौल बहुत विषैला हो गया था। दिनेश अपनी बेटी के कृत्य से बहुत दुखी थे। वह अकेले ही कैलाश के घर गए। सबके सामने उन्होंने हताश स्वर में कहा, कैलाश भाई, बुजुर्ग सही कह गए हैं, आदमी अपनी औलाद से हार जाता है। मैं हार गया। कंचन को समझाना किसी के भी वश में नहीं है। क्यों, क्या चाहती है वह। कैलाश ने स्पष्ट रूप से पूछा। किसी भी तरह हिमांशु से तलाक चाहती है। कुछ पल के लिए सबके बीच डरावना सन्नाटा पसर रहा। इस सन्नाटे के बीच सबके दिल बस धड़क रहे थे और सांसों की सरसराहट इस बात का यकीन दिला रही थी कि सभी जिंदा थे। कैलाश का दिल पहले से ही चकनाचूर था। कंचन के अंतिम निर्णय से पारिवारिक जीवन के सुख चैन की अंतिम किरण भी बुझ गई थी। मरे से स्वर में उन्होंने कहा, अब भी अगर वह नहीं सुधरना चाहती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे आग से खेलने का शौक है तो अंगारे खाती रहे बस। हमें छुटकारा दे दे, हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। हम संबंध विच्छेद कर लेंगे। नहीं पापा। अचानक हिमांशु की गंभीर आवाज़ गूंजी। क्यों। कैलाश के मुंह से निकला, क्योंकि ऐसी झूठी और फरेबी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। विवाह एक सोचा समझा बंधन माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन एक अच्छे परिवार और समाज की सुदृढ़ नींव बनता है। हम कंचन जैसी लड़कियों के ओछे व्यवहार से विवाह जैसी संस्था को नष्ट नहीं कर सकते। उसे ये बताना ज़रूरी है कि वैवाहिक संबंध को बिना कारण तोड़ना इतना आसान नहीं है कि वह आज़ाद होकर अपने प्रेमी से शादी कर ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम। कंचन हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम क्यों उसकी राह का रोड़ा बने। इससे हमें भी परेशानी होगी। परेशानी तो होगी, परंतु उसकी राह का रोड़ा बन
उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। वह बेवकूफ़ है, उसने मेरे साथ ब्याह किया है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में आग लगाकर वह प्रेमी के साथ घर बसाने के सपने देख रही है। उसे समझना होगा वह यह इतना आसान नहीं है। तलाक मिलने तक वह बूढ़ी हो जाएगी। हमारे न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है। तलाक लेने की प्रक्रिया तो और भी अधिक जटिल है। हमारा कानून विवाह को महत्व देता है, तलाक को नहीं, हिमांशु ने कहा। इससे कभी सब हम भी सालों साल कानूनी पड़चड़े में फंसे रहेंगे। हमारा विवाह पारिवारिक जीवन कष्टप्रद हो जाएगा, कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा। परंतु हम गलत परंपरा को बढ़ावा भी नहीं दे सकते। कंचन शादी के पहले कुछ भी कर लेती, परंतु एक बार वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसकी गलत हरकतों को हम मानता नहीं दे सकते हैं। इसीलिए उसको इसका कष्ट जो है ज़रूर भोगना होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है।